2022 की शुरुआत ओमिक्रॉन के साथ हुई। जैसे जैसे जनवरी का महीना आगे बढ़ रहा है, कोरोना की तीसरी लहर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। विशेषज्ञों की ओर से चेतावनी तो सरकार मुस्तैदी से हालातों से निपटने में जुटी है। हालांकि इस बीच कोरोना का ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे नजर आ रहा है। राहत के संकेत के बीच मौत का आंकड़ा तीसरी लहर की भयावहता को दर्शा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सबको सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस और नियम कानूनों का पालन करना चाहिए, जैसे समय समय पर हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना, धोना, मास्क को अच्छे से पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, आसपास साफ सफाई रखना। यदि हम सरकार के नियमों का सही से पालन करेंगे तो कोरोना के खिलाफ एक दिन जंग जरूर जीतेंगे। वैसे तो आप सभी कोरोना को हराने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं और जरूरी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या जरूरी कदम हैं जो आपको यदि समय पर उठा लेते हैं तो कोरोना से बचा जा सकता है? आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पल्लवी गर्ग। अगर आपके मन में भी कोरोना को लेकर कोई सवाल है तो आप कॉल कर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर पल्लवी गर्ग का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जनता टीवी पर। नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून जी मैम, जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों को देश भर में देखा जा रहा है, कभी 2,68,000 मामले, कभी 2,38,000 मामले, और 2 दिन की कहीं ना कहीं गिरावट के बाद अब बीते 24 घंटों में एक बार फिर मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और 2,80,000 से अधिक देश में केस एक्टिव दर्ज किए गए। किस तरह से देखें कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव को? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जब केसेस का आंकड़ा नीचे की तरफ जा रहा था, हम सब थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन आज फिर वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। बट अच्छी चीज ये है कि मोर्टालिटी मतलब मृत्यु दर जो है वो अभी भी काफी कम है, और जो रिकवरी रेट है, जो ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा है। सबसे अच्छा है कि हम अपना प्रोटेक्शन करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम हैंड हाइजीन मतलब अपने हाथों को बार बार धोना या सैनिटाइजर यूज करना और मास्क, ये 3 चीजों पे हम इसमें बिल्कुल ना चूके। जिस तरह से पल्लवी जी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, 2,80,000 मामले दर्ज किए गए, मरीजों को रिकवर होने में कितना वक्त लग रहा है? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी, फॉर्चुनेटली इस बार जो वायरस है वो थोड़ा माइल्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें वैक्सीनेशन मिल चुकी है। तो रिकवरी रेट काफी अच्छा है और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। जो गाइडलाइंस आई है वह भी इस बार है कि 7 दिनों में जनरली हम रिकवरी देख रहे हैं, और इस बीमारी का बहुत कम आंकड़ा है जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू की रिक्वायरमेंट में की जरूरत है। जी, लेकिन जिस तरह से मैम, हालांकि वैक्सीनेशन के बाद लोगों में गंभीरता जरूर कम आ रही है, लेकिन जो पुरानी बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनके लिए किस तरह से अभी भी हालात खतरनाक हैं और उन्हें किस तरह से एहतियात ज्यादा बरतना चाहिए ताकि वो कोरोना से बचकर रहें? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 60 से अधिक हो या उन्हें कोई और बीमारी भी हो, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायलिसिस पर है, टीबी है, एचआईवी है। इन लोगों के लिए ये अभी भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जी। और इन पॉपुलेशन में को बहुत अपना ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैम, एक बार मैं फिर से कोरोना के मामलों पर लौटना चाहूंगा। जिस तरह से 2,80,000 मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए, उससे 2 दिनों पहले मामलों में कहीं ना कहीं कमी थी, राहत दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बीते 24 घंटे में एक बार फिर मामलों में बढ़ोतरी हुई है। क्या समझें, कब तक हमें राहत के और आसार नजर आ रहे हैं? कब तक मामलों में डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आना शुरू हो जाएगा? देखिए, फिर यही कहूंगी, इस मामले में डाउनवर्ड ट्रेंड लाना ये हमारे हाथों में है। हम जो जनता है, हमें इस पे काम करना होगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। हमें मास्क अपना बिल्कुल भी नीचे ना उतारे, मास्क को सही ढंग से पहने, हैंड सैनिटाइजेशन पे बहुत जोर देना होगा। 2 सालों से हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। अब हमें संभलना होगा
हमें इन चीजों का बहुत बहुत ख्याल रखना। जी। अब मैम, जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, 2,80,000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ संक्रमण देश भर में फैल रहा है, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। मामले, हालांकि अभी अच्छी बात यही है कि जो गंभीरता है कोरोना की तीसरी लहर में कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है, लेकिन अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो आने वाली स्थिति क्या किस तरह की रह सकती है? जी देखिए, मामले अगर बढ़ते हैं तो फिर वही होगा। अगर केसेस बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पेशेंट्स हु विल रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, हु विल रिक्वायर आईसीयू स्टे विल नेचुरली गो अप। बिकॉज अगर मामले बढ़ते हैं तो इनमें से कुछ जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो भी इन्फेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसीलिए इसको जितना जल्दी हम रोक सके ये हमारे लिए अच्छा है। डॉक्टर पल्लवी जी, कोरोना की तीसरी लहर में एक अलग ये भी देखा जा रहा है कि बच्चे काफी ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और खतरे की बात यह भी है कि बच्चों में कहीं ना कहीं मृत्यु दर भी देखा गया है। कई जगहों पर ऐसी जानकारी आई है जहां पर कोरोना के कारण बच्चों की मौत हुई। बेहद दुखद है। किस तरह से बच्चों के लिए सावधानी बरतना जरूरी है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली इस वेव में बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसका एक ये कारण भी हो सकता है कि अडल्ट वैक्सीनेशन तो हो गया है, बच्चों में अभी तक वैक्सीन लगाना शुरू नहीं हुआ है। इसलिए एटलीस्ट 15 to 18 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं इनमें वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। बच्चों को स्पेशल प्रिकॉशंस रखने होंगे, स्पेशल ध्यान रखना होगा। हमें कहीं भी हमारे सोशल डिस्टेंसिंग में कमी नहीं आनी होगी। कोई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है हालांकि, लेकिन प्लेग्राउंड्स में जाना, दूसरे फ्रेंड्स के साथ खेलना, ये सब बहुत बहुत केयरफुली हमें इन सब का ध्यान रखना होगा। अब जिस तरह से एडल्ट्स को वैक्सीन लगाई जा रही है कि हालांकि अब देश में 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीका लगाना शुरू कर दिया गया है, हालांकि 15 से नीचे उम्र के बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। दुनिया के कई देशों में अब बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि अब भारत में भी जल्द इस बात को लेकर फैसला होना चाहिए कि 15 से नीचे साल के बच्चों को भी टीका लगाया जाए? देखिए, कई देशों में, बाहर के देशों में इससे छोटे 12 साल की उम्र के बच्चों को भी टीका लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी इस चीज के ऊपर रिसर्च वर्क चल रहा है। अगर हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो इससे कम उम्र की बच्चों को भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। एक वैक्सीनेशन का दायरा बहुत तेजी के साथ देश में बढ़ रहा है। 158 करोड़ से ज्यादा हम लोग डोज जो हैं सुनिश्चित कर चुके हैं। काफी ज्यादा मात्रा में वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीन किस तरह से असर कर रही है लोगों पर और किस तरह से जो गंभीरता है कोरोना की उसको कम कर रही है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी और बात बताएं। जी बिल्कुल। अगर हम ये कहे कि जिन्हें वैक्सीन लग चुका है अब आपको ये बीमारी नहीं होगी, तो ये शायद ठीक नहीं होगा या पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। वैक्सीन हमें इस बीमारी से नहीं बचा सकती है, वैक्सीन हमें इस बीमारी के गंभीर रूप से बचा सकती है। मतलब कि हमें माइल्ड डिजीज हो सकती है, मॉडरेट या सीवियर डिजीज होने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। हम शायद सिर्फ होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाएंगे, हमें हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू केयर की जरूरत ना पड़े। मैम, आप क्या ऐसे स्टडी या आंकड़े अभी तक सामने आ पाए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना की तीसरी लहर है जिसमें माइल्ड सिम्टम्स ही नजर आ रहे हैं, क्या वो वैक्सीनेशन के कारण ही हुआ है या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो डेल्टा के मुकाबले कमजोर है? देखिए, मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कुछ स्टडीज में जहां ये देखा गया है कि जिन मरीजों ने वैक्सीन नहीं लिए है उनमें गंभीर बीमारी पाई गई है। तो ये कह देना कि ओमिक्रॉन एक कमजोर वायरस है शायद ठीक नहीं होगा, पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। इसमें बहुत बड़ा हाथ वैक्सीन का भी है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है उनमें डिजीज माइल्ड पाई गई है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था उनमें मॉडरेट या सीवियर डिजीज भी काफी हद तक देखी गई। मैम, महानगरों की अगर सभी से
ये अनुरोध रहेगा कि प्लीज अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करिए। जी मैम, हालांकि आपने बुलेटिन की शुरुआत में इस बात पर कहा था कि पीक निर्भर करती है कि लोग किस तरह से नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अगर बात करें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगरों की, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है और विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं लगातार कि जनवरी के या तो आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी की शुरुआत में कहीं ना कहीं कोरोना की जो तीसरी लहर है वो कमजोर पड़ सकती है। तो माना जा सकता है कि फरवरी की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने वाली है। जिस तरह से अलग अलग महानगरों के आंकड़े सामने आए हैं, बात चाहे दिल्ली की हो, मुंबई की हो या फिर बेंगलोर या कोलकाता की करें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ डाउन ट्रेंड एंड लेट्स होप कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। जी, और मैम हमारे साथ दिल्ली से हमारी पहली दर्शक भावना जुड़ गई। भावना, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, जैसे हम ऑफिस वगैरह जाते हैं और सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं तो हाथों में एलर्जी हो जाती है और नॉर्मली बार बार हम हाथ धोना पॉसिबल नहीं हो पाता ट्रैवलिंग में, तो उसके लिए हम कोई और सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं या कुछ इसके लिए कोई और इलाज हो? हाय भावना, सबसे पहले तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि आप अपने हैंड हाइजीन का इतना ध्यान रखते हो। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको सैनिटाइजर यूज करके हाथों में एलर्जी हो रही है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप कोशिश करिए कि साबुन से और साफ पानी से अपना हाथ धो लीजिए, या अगर किसी एक पर्टिकुलर सैनिटाइजर यूज करके आपको लगता है कि आपके हाथों में एलर्जी है तो आप अपना सैनिटाइजर चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं। तब भी अगर आपको तकलीफ रहती है तो आपको एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। मैम, एक सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरह से आप ये बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है, एहतियात बरतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों की जागरूकता कितनी निर्भर करती है कोरोना को काबू करने में? मेरे हिसाब से शायद सबसे मेजर रोल लोगों की जागरूकता ही है। अगर हम जागरूक हो जाए, हम अपना सारे प्रिकॉशंस ठीक से ले तो वैक्सीनेशन करवाए, शायद इस बीमारी को बहुत जल्दी हम काबू में ला सकते हैं। मैम, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में जो भयावहता थी वो बहुत ज्यादा थी, काफी ज्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, सांस की दिक्कत हुई लोगों को, ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान गई। हालांकि राहत की बात है कि तीसरी लहर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या यह भी एक कारण माना जा सकता है कि लोगों में अभी भी लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आ रही है? बिल्कुल, लापरवाही का एक बहुत बड़ा सबूत है कि हम फिर आज ये तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। अगर हमने सावधानी रखी होती तो शायद हम इस तीसरी वेव को नहीं देखते, हम स्थिति इससे काफी बेहतर होती। जी, बीते 24 घंटे में मैम 440 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी कोविड के कारण जान गई। यही आंकड़ा कुछ बीते हफ्तों का रहा है। 250 से 300 या फिर 400 लोगों की मौत रोजाना हो रही है इस तीसरी लहर में। कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, जो तीसरी लहर है, उसमें माइल्ड सिम्टम्स ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं डराने वाला नजर आ रहा है। क्या समझते हैं आप कि क्यों अभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है, और सबसे ज्यादा किन लोगों पर ज्यादा असर कर रहा है ओमिक्रॉन? देखिए, इसके दो कारण हैं। नंबर एक कि जी हाँ, ओमिक्रॉन एक माइल्ड डिजीज के रूप में ज्यादा सामने आ रहा है, बिकॉज कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि ये केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही ज्यादा इन्फेक्ट करता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि एल्वियोलर लेवल पे ये बीमारी कम इन्फेक्ट कर रही है। लेकिन जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जिनकी उम्र या तो ज्यादा है या जिन्हें और कोई बड़ी बीमारी है साथ में, उनमें एक सीवियर डिजीज भी हो सकती है। दूसरा कारण जो देखा गया है, जो रिसर्च में सामने आया है, कि जिन लोगों ने वैक्सीन या टीकाकरण नहीं करवाया था उनमें भी एक सीवियर डिजीज पाई गई है। जो तीसरा कारण है, इस लहर में सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं है, कुछ पेशेंट्स में डेल्टा वेरिएंट, जो कि वो दूसरी लहर का वेरिएंट था, जो कि खतरनाक वेरिएंट था, वो भी देखा जा रहा है। जी।
मैम, हालांकि अभी ओमिक्रॉन को लेकर लगातार स्टडी की जा रही है, लेकिन 2 साल का अनुभव अब कहीं ना कहीं कोरोना को देखते हुए हो चुका है। अगर तीसरी लहर में जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनमें संक्रमण के बाद जब वो रिकवरी हो जाती है, किस तरह के सिम्टम्स, किस तरह की परेशानियां लोगों को देखनी पड़ रही हैं, क्या इसको लेकर आप जानकारी दे सकती हैं? देखिए, जो दूसरी लहर के बाद हमने देखा था कि रिकवरी के बाद भी मरीजों में जैसे शरीर में कमजोरी रहना, किसी को भूख कम लगना, बहुत ज्यादा एसिडिटी या पित्त का बनना, या फिर बावल सिम्टम्स जैसे कि मोशन ठीक से नहीं आना, पेट साफ नहीं होना, या कभी कभी पतले दस्त होना, कई खांसी कुछ लंबे समय तक चलती रहती है जी। ये सारा काफी कॉमनली देखा गया है। कोरोना को काबू करने में मैम टेस्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरह से लगातार टेस्टिंग पर जोर दिया जाता रहा है, बीते दिन केंद्र सरकार ने भी तमाम राज्यों को इस बात को लेकर कहा कि मामलों टेस्ट करने में कमी नहीं आनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं कि कोरोना को जांच करने में कितनी महत्वपूर्ण योगदान है कोरोना को रोकने का? जी बिल्कुल, जब तक हम जांच नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा इस बीमारी के बारे में कि किसी मरीज को कोविड हुआ भी है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस बहुत बहुत जरूरी है। इसका टेस्ट हम जितना जल्दी करवा ले, जैसे ही सिम्टम्स आए, इस बीमारी का जांच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार देखा गया है, काफी शहरों में देखा गया है कि लोगों को सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो जाकर अपना जांच करवाने में कतराते हैं। कुछ कहते हैं कि हम सरकारी सेंटर में जाके जांच करवाएंगे, वहां इतनी भीड़ होती है कि हमें अगर नहीं भी है तो शायद कोविड हो जाए। कुछ अब भी इसलिए डरते हैं कि अगर मुझे कोविड है ये पता चल गया तो आस पड़ोस वाले मुझसे डिस्टेंस बना लेंगे या हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमें इस सारी सिचुएशन की तरफ अपना नजरिया बदलना होगा। हम सबको अपने आस पड़ोस में लोगों को एनकरेज करना होगा कि अगर आपको सिम्टम्स है तो प्लीज जाकर अपना टेस्ट जरूर करवाएं। मैम, कोरोना टेस्ट की बात हो रही है, हालांकि दूसरी लहर के दौरान तक हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब लोग घरों पर भी अपने कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट के लिए किट ऑनलाइन भी बेची जा रही है, उसका किस तरह से असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है? क्योंकि लोग जो घर पर ही कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट कहीं ना कहीं जाहिर नहीं करना चाहते। ये भी एक बड़ा कारण है कि मामलों में 2,80,000 रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर वो लोग भी अपनी रिपोर्ट जाहिर करें या वो उन लोगों का आंकड़ा भी सामने आ पाए तो ये संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये संख्या वाकई में काफी ज्यादा हो सकती है। जो होम टेस्टिंग किट्स है वो रिपोर्टेड नहीं है। कुछ घरों में ऐसा है कि एक मरीज ने अपनी जांच करवाई है, अब जब बाकी परिवार के दूसरे सदस्य को भी वही सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो वी एक्चुअली डू नॉट हैव द ट्रू फिगर्स, वी डू नॉट हैव द ट्रू नंबर्स। तो जो 2 दिन में गिरावट आई, सडनली तीसरे दिन फिर केसेस बढ़ गए हैं, ये कितने हद तक सही एक्चुअल मामले हैं ये कमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर पल्लवी जी, लेकिन मैम बड़ा सवाल यही है कि सरकारों की ओर से लगातार बंदिशें लगा दी जाती हैं, सख्ती लागू कर दी जाती है, लेकिन उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है। जो सख्ती अभी देश भर में लगाई गई हैं, क्या उन्हें आप काफी समझती हैं कोरोना को काबू करने में? क्योंकि बीते दिन ही WHO की तरफ से एक टिप्पणी सामने आई जिसमें कहा गया कि भारत में फुल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जो कुछ सख्ती लगाई गई है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे हमारे दिल्ली शहर में भी शुक्रवार की रात से लेके तो सोमवार की मॉर्निंग तक एक कर्फ्यू घोषित किया गया है। लोगों से अनुरोध है कि इसका अच्छी तरीके से पालन करें और जो भी सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमें उसे फॉलो करना चाहिए। जैसे कि ये मॉल्स वगैरह, शॉपिंग सेंटर्स, ये सब पर जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि घर से कम जाएं। जो ऑफिसेस है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है, प्राइवेट ऑफिसेस है, उसमें से काफी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी प्रोवाइड की है। तो
कोशिश करिए कि आप कम से कम बाहर जाएं, कम से कम आप लोगों के संपर्क में आए, और अगर जाना अनिवार्य है तो कृपया अपना मास्क पहन के चलिए और सही ढंग से पहन के चलिए। मैम, मास्क सही ढंग से पहनना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा यह जाता है कि लोग मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन उसको नाक से नीचे रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को ही नुकसान होता है। बिल्कुल, हम मास्क पहनते हैं, हम में से काफी जनता मास्क पहनती है सिर्फ उस फाइन से बचने के लिए, ना कि कोविड वायरस से बचने के लिए। जी। तो हमें 2 सालों में संभल जाना चाहिए, हमें मास्क सही ढंग से पहनना चाहिए। मास्क से हमारा नाक और मुंह कवर होना चाहिए, ना कि हमारी चिन, ना कि हमारी दाढ़ी। जी। मास्क से जुड़ा एक सवाल यहां पर यह भी पूछा जाता है, अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि सर्जिकल मास्क सही है या फिर वो कपड़े वाला जो मास्क लोग लगाते हैं वो ज्यादा सुरक्षित है। देखिए, आप सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं, कपड़े वाला मास्क भी पहन सकते हैं। शर्त है आप उस मास्क को, कपड़े वाले मास्क को वही मास्क रोज ना पहने, उसे धोकर साफ कर वो जब फिर उसे यूज करना चाहिए। मास्क जो भी है आपके नाक और मुंह को पूरी तरीके से ढक सके और एक टाइट सील बना सके। जी मैम, 2,80,000 मामले बीते दिनों सामने आए हैं। कहा यह जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का एक बड़ा कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट है, लेकिन देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट मरीजों की संख्या महज 8,900 से ज्यादा है। करीब 9,000 के मामले ही ओमिक्रॉन के देश भर में अभी तक दर्ज किए गए हैं। क्या असल आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है अगर जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा की जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज जीनोम सीक्वेंसिंग काफी कम पेशेंट्स की जा रही है, इसीलिए हमें दिख रहा है कि आंकड़े कम है। बट अगर हम इस टेस्टिंग प्रोसेस को बढ़ा दें तो हो सकता है काफी मामले ओमिक्रॉन के भी हो। इस लहर में दोनों वेरिएंट्स है, डेल्टा वेरिएंट भी पाया जा रहा है और ओमिक्रॉन भी है। स्वास्थ्य कर्मचारी बहुत ज्यादा संख्या में देश भर में कोरोना की जद में आ रहे हैं। 18 लाख से ज्यादा देश भर में एक्टिव केस हैं। अगर यही रफ्तार आगे भी बनी रही, इसी तरह से स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित होते रहे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर मैम हम सभी के सामने खड़ी होने वाली हैं। बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य कर्मचारी को कोविड होता है तो हम दोनों अफेक्ट होते हैं। जिसे कोविड हुआ है वो मरीज खुद अफेक्ट हो रहा है इस चीज से, और वो जिन मरीजों की सेवा कर सकता था अगर वो स्वस्थ होता था, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों का इस समय सच में स्पेशल ध्यान रखना होगा। अगर हम पहले ही अपने प्रिकॉशंस ठीक से ले, हम कम बीमार पड़ेंगे, हम अपने जो स्वास्थ्य सुविधा है देश की उसके ऊपर कम भार डालेंगे। मैम, एक सवाल और यहां पर ये अक्सर लोग पूछते हैं कि सर्दी खांसी लोगों को जनरली हो जाती है, लेकिन ऐसे में वो कैसे अंतर करें कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की जद में आ गए हैं या फिर वो कोरोना की जद में आ गए हैं या फिर वो साधारण ही सर्दी खांसी से पीड़ित हैं? ये सवाल आपका बहुत बहुत वैल्यूएबल प्रेशियस क्वेश्चन है। देखिए, किसी को भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, बदन टूटना, बदन दर्द होना, हो सकता है ये कॉमन फ्लू हो सकता है ये कोविड इन्फेक्शन है। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें अपने नजदीकी सेंटर जाके सबसे पहले कोविड का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी कोविड की रिपोर्ट ना आ जाए, जब हम डाउटफुल पीरियड में हैं, हमें अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए। जब भी आपको ये सिम्टम्स है, आपको अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर लेने चाहिए, और रिपोर्ट आने पर जब आपका कंफर्म हो जाए कि आपको कोविड है तो आपको अपना स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को आप आइसोलेट करिए। आप अपना हाइड्रेशन, मतलब अपनी जो लिक्विड्स की मात्रा है उसे बॉडी में ठीक रखिए। अगर आपको तेज बुखार आता है तो आप जो पैरासिटामोल, जो बुखार की दवाई है, वो लेते रहिएगा। और इसके अलावा अगर सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा है तो उसके मेडिसिन आप ले सकते हैं। जी
अब मैम जिस अगर तरह आप से देखते हैं कि जो आपकी ऑक्सीजन लेवल्स है उनमें कमी आ रही है, मतलब ऑक्सीजन लेवल्स अगर 93% से कम हो रहे हैं, या किसी की जो सांस लेने की गति जो हम रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं वो अगर प्रति मिनट 24 से ज्यादा हो रही है, तब हमें अपने एक हेल्थ केयर वर्कर को जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। तब आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। हो सकता है कि आपकी डिजीज शायद बढ़ रही है। मैम एक सवाल और है, जिस तरह से दुनिया भर में बूस्टर डोज दिया जा रहा है, हालांकि हमारे देश में अभी स्वास्थ्य कर्मचारियों और बुजुर्गों को ही अभी खास तौर पर टीकाकरण तीसरा डोज दिया जा रहा है। किस तरह से आप समझते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि अब लोगों को भी टीका तीसरा डोज देने की जरूरत महसूस हो रही है या फिर नहीं है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बूस्टर डोज बेनिफिशियल है, बट इसे ऐसे ही कर सकते हैं। सबके लिए ओपन करके सबको बूस्टर दे पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि काफी हमारा पॉपुलेशन है जिन्होंने अभी तक के हम जो 2 डोजेस है वैक्सीन के वो भी पूरे नहीं किए। लेकिन हाँ, बूस्टर डोज अपने आप में बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। जो मैं उम्मीद रखती हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर्स सीनियर सिटीजन्स के बाद शायद ये धीरे धीरे सारे जो वैक्सीनेटेड हमारा पॉपुलेशन है उनके लिए भी ओपन होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी हमसे बात करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पल्लवी गर्ग को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। हर एक पहलू पर कोरोना की तीसरी लहर में जो तमाम सवाल लोगों के जहन में आते हैं, उनका सवाल पल्लवी जी की ओर से दिया गया। और कोरोना के आंकड़े आप देख रहे हैं, किस तरह से कोरोना का खतरा देश भर में बना हुआ है। रफ्तार जो कहीं ना कहीं बेकाबू नजर आ रही है, कभी 2,80,000, कभी 2,60,000, कभी 2,30,000 मामले देश भर में दर्ज किए जा रहे हैं। मामलों का बढ़ना बेहद ही चिंताजनक है। मामले बढ़ेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन की रेट बढ़ेगी, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की रेट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं स्थिति हाथ से जाती हुई नजर आ सकती है, कभी भी किसी भी सूरत में। ऐसे में सबसे जरूरी यही है कि सावधानी बरती जाए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए। सरकार और विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद और बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद आप कोरोना की गंभीरता को कम कर सकते हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए जरूरी यही है कि जो नियम, जो मानदंड तय किए गए हैं कोरोना से बचाव को लेकर, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। कोरोना के आंकड़े देखिए, न सिर्फ हरियाणा, दिल्ली, बल्कि देश भर में कोरोना के आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं। हरियाणा के जिलावार आंकड़े आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से हरियाणा में भी कोविड की स्थिति कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। मामलों में बढ़ोतरी है जो चिंता का विषय है, लेकिन इस चिंता के विषय के साथ एक बड़ी बात यह भी है कि रिकवरी बहुत तेजी के साथ हो रही है, जो कहीं ना कहीं राहत का पॉइंट नजर आ रहा है इस कोरोना की तीसरी लहर में। लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों का संक्रमित होना लोगों के लिए डराने वाली बात है। जरूरत इसी बात को लेकर है कि किसी तरह से कोरोना को काबू में रखा जा सके, और सावधानी बरतते हुए ही कोविड को रोका जा सकता है। इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।